नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। मैं हूं पुनीत पाठक। यहां आपको मिलती है खबर A to Z, खबरों के पीछे की असल खबर। तो आज की अहम खबरें कौन सी हैं जिनको जानने से जरूरी उनके पीछे की असल खबर तक पहुंचना है, देखने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। आज न्यूज डिकोड की कर रहे हैं शुरुआत सबसे ज्यादा चर्चित एक तस्वीर के साथ, सबसे ज्यादा चर्चित एक जेस्चर के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई, इतिहास लिख गई, क्योंकि स्टेडियम पर दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज की अगुवाई की। दोनों एक साथ मैदान पर पहुंचे। पहले दोनों अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से भी मिले। पीएम मोदी ने रोहित शर्मा और एल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तानों से बात कर रहे एल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर दोनों कप्तान और दोनों प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक की गयी। मोदी और एल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का एक चक्कर भी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी कैप्टन रोहित शर्मा के साथ मैदान पर पहुंचे, जहां रोहित ने उन्हें सभी खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन दिया। प्रधानमंत्री ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। इसके बाद राष्ट्रगान में वे रोहित शर्मा के ठीक पहले खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद वे पीएम एल्बनीज के साथ स्टैंड्स पे लौट गए। तो फैंस के लिए बड़ा मोमेंट था, क्रिकेटर्स के लिए बड़ा दिन था। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों टीम्स के लिए कितना बड़ा दिन था कि उनके देशों के इतने बड़े राष्ट्राध्यक्ष उनके साथ में इस तरह खड़े हुए। तो जिस तरह दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक दूसरे के प्रति बेतकल्लुफी भरी तस्वीर दुनिया को दिखाई है, ये दोनों देशों के संबंधों में नजदीकियों का एक बड़ा प्रतीक माना गया। ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, जरा हम डिकोड करते हैं। भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अहम साझेदारों में से एक है। दोनों देशों के संबंध हाल के वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं, मजबूत हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारत को लेकर जागरूकता बढ़ी दिखती है। इस बात की जागरूकता कि ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता के लिए भारत लंबे समय तक एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये वहां के लोगों को भरोसा हुआ है। इसकी वजह यह है कि भारत के पास विशाल अवसर उपलब्ध है। ये बात दुनिया के साथ ऑस्ट्रेलिया के लोग भी समझ गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया कुदरती साझेदार हैं, ये बात भारत ने उन तक पहुंचाई है। भारत को लेकर ऑस्ट्रेलिया की नीतियों में साफ तौर पर यह विश्वास अब झलकता है। भारत को कई तरह की छूट दी गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। उसकी राजनीतिक और आर्थिक चिंताएं समझी हैं। दोनों देशों की मैत्री इसके कुछ उदाहरण हैं। स्कॉलरशिप सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस और डायस्पोरा मैपिंग रिपोर्ट, ये कुछ ऐसे कदम हैं जिनको भारत और ऑस्ट्रेलिया की बढ़ती और परवान चढ़ती गहरी होती दोस्ती का प्रतीक माना जाता है। चलिए, उम्मीद हम ये करेंगे दो इतने बड़े हस्तियों का मिलन की जो तस्वीर है दोनों देशों के साथ हमारे देश के लिए अच्छी खबरें ही लेकर आए। अगली खबर है कर्मचारियों से जुड़ी हुई, जो अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया जो शायद कर्मचारियों के लिए थोड़ा सा निराशाजनक या चिंताजनक हो सकता है। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों के दर्जनों संगठन हैं जो लंबे समय से सरकार से नियमितीकरण की मांग करते रहे। गाहे बगाए अनियमित कर्मचारी आंदोलन भी करते आए। आज अनियमित कर्मचारियों के संबंध में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के मुद्दे को देख रही समिति के पास अभी तक 24 विभागों से जानकारी नहीं आई। इसी वजह से नियमितीकरण के बारे में कोई फैसला नहीं हो पा रहा। चीज जब तक के पूरा डाटा टेबल में नहीं आएगा उसमें विचार कैसे किया जाएगा। तो अभी तक के विभागों के द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी गई है। अनियमित कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने सीएम भूपेश बघेल से कहा कि हजारों लोगों को विश्वास में लेकर आपने कमिटमेंट किया था, उसे पूरा करें और नहीं कर सकते
तो एक बार साफ ना बोल दें। और उन कर्मचारियों को अगर लाभ दे सकते हैं तो हाँ बोलिए, ना दे सकते तो ना बोलिए। ये गोलमोल जवाब देने से जो है काम नहीं चलना है, क्योंकि अब आपके पास में मात्र 4-5 महीने बचे हैं, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। बहरहाल अनियमित कर्मचारियों को इंतजार है घोषणा के पूरे होने का। तो आज अनियमित कर्मचारी इस जवाब से, इस फैक्ट को जानकर जरूर थोड़े परेशान हुए होंगे। सवाल ये बनता है कि नियमित करने की सारी जद्दोजहद के केंद्र में दरअसल दिक्कतें क्या है, अड़चनें क्या है, इसको आज हम विस्तार से रिपोर्ट कर रहे हैं। 24 विभाग हैं प्रदेश में जिनकी कमेटी को 5 सवालों का सामना करना है, जैसे अनियमित कर्मचारियों की भर्ती किस पद्धति से हुई, भर्ती प्रक्रिया थी क्या, भर्ती के समय आरक्षण के नियमों का पालन हुआ कि नहीं, अगर हुआ तो वो कौन से नियम थे। कुछ इसी तरह के 5 सवाल हैं जिनका जवाब विभागों को उस कमेटी को देना है जो ये फैसला करेगी कि इनको नियमित कैसे किया जाए। लेकिन ये जवाब अब तक 24 विभागों ने इस कमेटी को नहीं दिए और इसकी वजह से कमेटी नियमितीकरण के ऊपर कोई कदम उठा नहीं पा रही है। यही बात आज मुख्यमंत्री ने कही। दूसरी बात ये, सरकार अगर कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला करती है, चूंकि चुनावी वर्ष है तो सरकारी खजाने पर इसका अतिरिक्त व्यय उठाने का बोझ आएगा। सरकार को अनियमित कर्मचारियों के नियमित किए जाने के साथ उनके वेतन भत्तों का भार फौरन उठाना पड़ेगा। सरकार के सामने बढ़े हुए वेतन भत्तों का इंतजाम करना एक चैलेंज है। तीसरी बात, चुनावी वर्ष है, अनियमित कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है और ये अक्सर आंदोलनों में दिखती है। सरकार के सामने उनको साधना, उनको मनाना, उनकी मांगों को पूरा करना अथवा उनका एक संतोषजनक जवाब देना बहुत जरूरी है, वरना विपक्ष का मूड और विपक्ष का अवसर, इसको लेकर आपने साफ बयानों में देख ही लिया। अब चलते हैं जरा मध्य प्रदेश, जहां सोमवार को हुई बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में लहलहाती गेहूं, चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद क्षति का सर्वे हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर दिन ब दिन कुछ नई ताजा मांगों के साथ सरकार के सामने किसानों की पीड़ा रखती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान से किसानों की कमर टूट गई। मंदसौर में अफीम की फसल प्रभावित हुई तो रतलाम, रायसेन, धार और बड़वानी में खेत में कटी रखी फसल को आंधी उड़ा ले गई। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने नुकसान का सर्वे शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जल्द मुआवजा देने और बजट सत्र के दौरान किसानों के मुद्दे पर 2 दिन विशेष चर्चा की मांग की है। फसलों को पाल के जिस परिस्थितियों के अंदर किसान की हालात है, मुआवजा खातों में डाला जाए और चर्चा किसानों पे डायरेक्ट सदन में हर काम को रोक के सीधे 2 दिन की चर्चा इस पे करी जाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। असमय बारिश के कारण नुकसान हुआ है और सर्वे का काम चल रहा है, पूरा अमला लगा हुआ है। किसानों से मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर अपने किसान बहनों भाइयों से कह रहा हूँ, जिनका नुकसान हुआ है वो चिंता ना करें। नर्मदापुरम, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, हरदा, मंदसौर, नीमच और उज्जैन में सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। तो किसानों को काफी नुकसान पहुंचा, ये बात सरकार भी समझ रही है, ये बात विपक्ष भी उठा रहा है, सर्वे हो भी रहा है, ये बात स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं। सवाल ये कि किसानों को पर्याप्त मुआवजा मिल पाता है या नहीं मिल पाता, नहीं मिलता तो उसके पीछे की वजह क्या है, आज हम इसको डिकोड करें। पहली बात यह कि हर बार मुआवजे पर सवाल उठते क्यों हैं, इसीलिए ये खड़े होते हैं क्योंकि मुआवजा कम मिलता है, उनकी लागत से ये कम होता है। मुआवजा मिलने पर किसान ऊंट के मुंह में जीरे वाली स्थिति को चरितार्थ होता अक्सर देखते हैं। कई बार तो बड़ा हास्यास्पद होता है मुआवजा, क्योंकि चंद रुपए का होता है जबकि हजारों उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। इसी वजह से मुआवजे का सरकारी पैमाना कुछ इस तरीके से गढ़ा गया है। अगर किसान की 1 लाख की फसल बर्बाद हुई तो उसे 20 या 30 हजार रुपए मिलते हैं। अर्थ ये है कि सरकारी पैमाने में क्या सुधार की आवश्यकता है, ये हर बार मुआवजे की हास्यास्पद रकमों के फिगर हमको बताते हैं। दूसरी बात, सरकारी प्रक्रिया जो लंबी चलती है, थोड़ी सुस्त होती है। सर्वे करने से लेकर किसानों को मुआवजे का चेक बांटने तक इतना लंबा वक्त लगता है कि बीच में किसानों के कई काम अटके रहते हैं। कई बार साल भर भी लग जाता है और ऐसे में किसान हताश, परेशान होकर बाहरी स्रोत पर जाता है, जो उस पर और आर्थिक बोझ डालता है, मानसिक दबाव बनाता है। मुआवजे की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने, पारदर्शी करने और इसमें
पर्याप्त तौर पर राशि का आवंटन करने के लिए सरकारें बार बार कस्में तो खाती हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो हर बार मुआवजे पर सवाल नहीं उठता। अगली खबर रायपुर से, जहां सरकार शराबबंदी को लेकर गंभीर दिखती है, कम से कम कह तो यही रही है। आज एक टीम प्रदेश से बिहार रवाना हुई है। यह टीम शराबबंदी का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, फिर एक और स्टेट में जाने का कार्यक्रम तय है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और विपक्ष हमेशा बहस करते नजर आए। शराबबंदी को लेकर विपक्ष हमेशा सरकार की नीयत पर सवाल उठाते आया है। और 4 साल, 4.25 साल बाद अगर सरकार कहती है कि शराबबंदी करना संभव नहीं है, तो ये एक बेईमानी है, अपराध है। और सरकार को इस अपराध के कटघरे पर इसी साल जो होने वाले चुनाव में जनता खड़ा करेगी। अब सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए तैयार दिखती है। आज एक टीम रायपुर से बिहार के लिए रवाना हुई। टीम पटना, वैशाली और नालंदा का दौरा करेगी। ये टीम 11 मार्च तक बिहार में रहेगी। टीम की अगुवाई पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा कर रहे हैं। ये टीम बिहार में आम लोगों, बिहार के अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करेगी। जो रिपोर्ट आएंगे, समीक्षा होगा, किस प्रकार से होगा, वो और समय लगेगा। मिजोरम भी जाना है ना, तो इसलिए हमारा अधिकारी लोग, हमारे विधायक लोग गए। कुल मिलाकर सरकार अब ये दिखाना चाहती है कि वो शराबबंदी को लेकर संजीदा है। आने वाले वक्त में प्रदेश में आंशिक या पूर्ण शराबबंदी को लेकर कोई ऐलान की भी संभावना है। तो बिहार जाकर शराबबंदी का जायजा टीम लेना शुरू कर चुकी है। छत्तीसगढ़ सरकार की टीम वहां पहुंच चुकी है। सवाल ये कि आखिर किन मुद्दों की पड़ताल ये टीम करने बिहार गई या बाद में अन्य राज्यों में जाएगी, इसे आज हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली बात यह कि टीम इस बात का अध्ययन करने वाली कि शराबबंदी किस तरह लागू की जाए, एक साथ पूरे में या फिर धीरे धीरे करके चरणों में। दूसरी बात, टीम इस बात की जानकारी वहां जाकर लेगी कि शराबबंदी करने से होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई उन राज्यों ने कैसे की जहां शराबबंदी लागू है। तीसरी बात, शराबबंदी करने से दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी पड़ोसी राज्यों से बढ़ जाती है। जहरीली शराब का प्रचलन बढ़ता है। शराब की तस्करी और जहरीली शराब न बिक पाए, इसके लिए वहां उन राज्यों में जहां शराबबंदी है क्या उपाय किए। चौथी बात, एक बड़ा वर्ग शराब का शौकीन है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। शराबबंदी करने से ऐसे वर्ग पर क्या असर पड़ता है, वो क्या इंतजाम करता है, कैसे रिएक्ट करता है। पांचवी बात, शराबबंदी के पक्ष में जनमत को आप कैसे तैयार करें। छठवीं बात, शराबबंदी के दौर में शराब बेचने और पीने वालों पर किस तरह के कानूनी कार्रवाई के प्रावधान इन राज्यों में किए जाएं। ये तमाम वो साधन है, ये तमाम वो चीजें जिनको लेकर सरकारें हमेशा पसुपेश में भी रही हैं और इन्हें लेकर सरकारें लगातार काम करने का दावा भी करती हैं। अब देखना होगा कि इस टास्क को छत्तीसगढ़ की सरकार कैसे पूरा करती है, क्योंकि ये उनका वायदा है और ये चुनाव से पहले निभाना चाहिए, ऐसा कई लोगों को लगता है और इसी पर सरकार आगे बढ़ती दिख रही है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाकर रोते हैं, देश में कोई उनकी सुनता नहीं, ऐसी बचकानी बात करते हैं कि देश का सिर वहां शर्म से झुक गया। एक बच्चे की तरह वो रोते नजर आए, हमें ये करने नहीं दे रहे, वो ये कहते नजर आए। कांग्रेस की नेतृत्व पर तरस आता है, ये सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री चौहान ने आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में पौधा रोपने के बाद में जो प्रतिदिन वो प्रेस ब्रीफ करते हैं, उसमें राहुल गांधी के लिए ये तमाम प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि आप देश की जनता के बीच जो कहना कहिए ना। दरअसल रविवार को लंदन के हाउंसले में 1500 प्रवासी भारतीयों के बीच में स्पीच के दौरान राहुल ने कहा था कि मैं यहां बोल सकता हूं, लेकिन भारतीय संसद में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाने की इजाजत मुझको यानी विपक्ष को नहीं। सोमवार को उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा था कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं के माइक बंद कर दिए जाते हैं, हमें चर्चा करने की इजाजत नहीं दी जाती। वो विदेश में जाके बात कर रहे हैं, देश में कोई सुनता नहीं है और ऐसी बचकानी बातें कि देश का सिर सर्व से झुक गया है। कांग्रेस अपने असर प्रभाव के साथ साथ समझ को भी पूरी तरह से खो चुकी है। खबर हटा से, जहां गैंग रेप और नाबालिगों से यौन शोषण के मामले में आरोपियों के घर को जमींदोज करने का काम महिला विंग ने किया। देखें आप।
हटा के हिम्मत पट्टी रोड पर ये बुलडोजर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा रहा है। जमीन पर गैंगरेप और नाबालिगों से यौन शोषण के आरोपी कौशल किशोर चौबे ने कब्जा जमा रखा था। यहाँ उसने कच्चा घर बनाकर फसल भी लगाई थी, जिसे बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। अतिक्रमण हटाया है। अतिक्रमण मकान बनाकर और तार फेंसिंग इत्यादि करके किया गया था। ये कार्रवाई हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार एसडीएम महोदय के निर्देशानुसार संपन्न की है और जो हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 75 लाख होगी। खास बात ये रही कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस पूरी कार्रवाई को महिला पुलिसकर्मियों ने अंजाम दिया। बहुत ही शर्मसार घटना थी। जो इस प्रकार का जो अतिक्रमण हटा के समाज में एक मैसेज गया है, अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करता है जो अतिक्रमण है उनको तोड़ा जाएगा ताकि घटनाओं पे अंकुश लग सके। आरोपी के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन की कीमत तकरीबन 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आपने इस तरह की कार्रवाइयां तो पहले भी देखी, हमने भी कई बार दिखाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर महिलाओं के खिलाफ इस तरह के संगीन आरोप पे आप पकड़े गए और आपकी अवैध संपत्ति है तो उसको जमींदोज महिलाएं ही करेंगी। ये एक बड़ा मैसेज है। एक मैसेज उन लोगों को भी गया कि अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश में लगातार ये मैसेज सरकार देने की कोशिश में। अब एक और मैसेज दिया जाना बड़ा जरूरी है। खरगोन जिले के भगवानपुरा में 10वीं बोर्ड एग्जाम में सामूहिक नकल के मामले में कलेक्टर ने बड़ा एक्शन लिया। देखें। खरगोन जिले के भगवानपुरा ब्लॉक के सिरवेल हाई स्कूल में सामूहिक नकल की इन्हीं तस्वीरों के बाद प्रशासन एक्शन में आया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में हुई खुलेआम नकल पर कलेक्टर ने रैकेट में शामिल 17 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। वहीं 5 अतिथि शिक्षकों को सेवा से पृथक कर दिया गया। 17 शिक्षक है और 5 अतिथि शिक्षक है। इन सबको निलंबित किया है और अतिथि शिक्षक के संबंध में सेवा समाप्ति के संबंध में विविध आदेश सहायक आयुक्त जारी किए। दरअसल नकल की सूचना पर कलेक्टर ने एक टीम बनाई जो 7 मार्च को हुलिया बदलकर दूसरे रास्ते से सेंटर पर पहुंच गई। यहाँ पीछे बैठकर टीचर नकल सामग्री बनाने में जुटे थे। 9 लोगों को सामूहिक नकल कराते पकड़ा गया। दूसरे वेश में जब हम पूरे सिरवेल को दूसरी जगह से क्रॉस करके गए तो वहाँ पर सुयोजित तरीके से पूरा सिस्टमेटिक मोबाइल जब्त करे जिनमें पेपर के फोटो थे। कलेक्टर जांच में खुलासा हुआ कि रैकेट में भगवानपुरा समेत झिरन्या ब्लॉक के कई सरकारी शिक्षक भी शामिल थे जो संभवतः परीक्षार्थियों से पैसे लेकर सामूहिक नकल कराने का काम कर रहे थे। लेकिन ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, इतना कलेक्टर साहब भी जानते हैं और तमाम लोग जानते हैं। लगातार ऐसे स्कूल, ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी। आज हम अब उस खबर से इस पूरे बुलेटिन की, आज की डिकोड की समाप्ति करेंगे जिससे आज दिन की शुरुआत हुई। बड़ी गमगीन करने वाली खबर। प्रसिद्ध फिल्मकार, अभिनेता, निर्देशक, स्क्रीन प्ले राइटर सतीश कौशिक जो गुदगुदाते भी थे और अपनी फिल्मों से रुलाते भी थे, बुधवार देर रात उनका निधन हो गया और आज के दिन की शुरुआत इसी खबर से हुई। ये वो ट्वीट है जो गुरुवार सुबह अभिनेता अनुपम खेर ने किया था। इस ट्वीट के बाद मानो पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खलबली मच गई। इस ट्वीट में अनुपम खेर ने बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्देशक, अभिनेता सतीश कौशिक के निधन की जानकारी दी। बुधवार देर रात 1:30 बजे सतीश कौशिक को दिल्ली में हार्ट अटैक आया था। दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद शव को दिल्ली से मुंबई लाया गया। यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। सतीश कौशिक के निधन पर बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने शोक जताया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफी खुश हूँ। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सतीश कौशिक हरियाणा के रहने वाले थे और मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के किरदार से मशहूर हुए थे। सतीश कौशिक रूप की रानी, चोरों का राजा और तेरे नाम जैसी फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं। विडम्बना देखिए कि पिछले दिनों एक कॉमेडी शो में उन्होंने कहा था कि मैं बस इतना चाहता हूं कि हंसते खेलते काम करते करते लोग ये कहें कि अरे कल ही देखा था, और ऐसा ही हुआ भी। लोगों ने बड़ा अफसोस जताया, दुख प्रकट किया, लेकिन उनकी कला और उनका कैलेंडर वाला स्वरूप या तेरे नाम का बेहतरीन डायरेक्शन कोई भुला नहीं पाएगा। न्यूज डिकोड की तरफ से, हमारी सब की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। शुभ रात्रि।